Everybody, this is Sweetie here. Welcome back to our channel Ansh Commerce Tech. Today we are going to discuss financial statement with adjustment. तो एडजस्टमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट क्यों की जा रही हैं. तो फर्स्ट है एडजस्टमेंट आर मेड टू नो द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. कि हमें बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. दूसरा है एवरी एडजस्टमेंट अपेयर इन द टू अकाउंट. और जो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस में ना होके ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता है. तो एडजस्टमेंट के हमेशा दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे बैलेंस शीट में, P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में. तो नेक्स्ट है एवरी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. कि हम जितने भी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड करते हैं वेदर पेड और नॉट पेड इंक्लूडेड इन द P&L. जो हम करेक्ट P&L बनाने वाले हैं उसमें ये इंक्लूड होते हैं. इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड आर इंक्लूडेड. मतलब वैसे ही इनकम है, आपने अगर अर्न कर ली है, कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेंस अगर इनकर्ड हो गए हैं और इनकम अर्न हो गई है तो आपने चाहे वो रिसीव करी है या नहीं करी है, पे करें हैं या नहीं करें हैं, आपको इनको P&L में शो करना ही पड़ेगा. और ये ड्यूरिंग द ईयर होनी चाहिए, मतलब इस साल के करंट ईयर की होनी चाहिए. फिफ्थ है इन सबको हम बोलते हैं अक्रूड अजम्पशन कंसेप्ट. इसको हम इसका एक मतलब फाइनल जो हम अकाउंट बनाते हैं उनमें एक कंसेप्ट होते हैं. तो उसमें एक जो भी आपका कंसेप्ट है अक्रूड अजम्पशन कंसेप्ट. तो मैंने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करवाई है वो पहले एक्सपेंस और इनकम की करवाई है. तो P&L और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आने वाला है. अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ऐड होते हैं, और इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, हम इसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, तो ये भी ऐड होती है. और लेस क्या करना है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए तो उनको लेस करते हैं, और एडवांस इनकम रिसीव कर ली है तो उसको माइनस करते हैं. और बैलेंस शीट में क्या करना है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि अभी हमें पे करनी है, और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हैं वो हमारी एसेट है क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिए हैं. और जो अक्रूड इनकम है क्योंकि हमें इन फ्यूचर ये इनकम हमने अर्न कर लिया, रिसीव नहीं हुई है तो रिसीव होगी, इस वजह से एसेट मानी जाती है. और एडवांस रिसीव इन एडवांस, इसका मतलब क्या है कि आपने अभी सर्विसेज नहीं दी हैं लेकिन पैसा ले लिया है तो उसको हम लायबिलिटी में रखेंगे जब तक हम अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट. यहाँ पे मैंने दो एडजस्टमेंट डिस्कस करी हैं. फर्स्ट है एक्सपेंस और दूसरी है इनकम. तो वी नो दैट कि एक्सपेंस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट्स होती हैं. तो एक्सपेंसेस को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक बोला प्रीपेड एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वही बताया, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आपने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन उनका पैसा नहीं दिया है तो ड्यू बट नॉट पेड. और प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, मतलब अभी हमने सर्विसेज या बेनिफिट ले लिया लेकिन उसके एक्सपेंस अभी पे नहीं किए हैं. तो प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं, अनपेड इन एडवांस भी इनको बोलते हैं. तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग एंड P&L, डिपेंड करता है वेजेस या सैलरी है तो अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में आएगा और सैलरी है तो P&L में आएगा. दूसरा इफेक्ट करता है बैलेंस शीट का. इसी तरह ही प्रीपेड भी वही इफेक्ट करता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, जैसे देखो टू सैलरी आपकी है और प्लस कर देनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऐड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, ऐड. ठीक है. तो टोटल नेट करके आपने ये देखो, मैंने P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि वेजेस भी हो सकती थी. यहाँ पे हमने सैलरी लिखा तो P&L अकाउंट में आएगी टू सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडजस्टमेंट में गिवन होगी. दोनों को ऐड करके हमने डेबिट साइड पे इसका टोटल डाल दिया. तो ये हो गई कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, ऐड. तो ऐड करके नेट अमाउंट डाल दी. फिर उसके बाद है बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आएगा. आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि सैलरी अभी पे करनी है, इसका मतलब अभी भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट है तो इसको हमने लायबिलिटी साइड पे डालना है. तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे आएगी. तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हुआ, एक तो ये ऐड होती है, दूसरा ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है. ठीक है. तो दो इफेक्ट हमने कंफर्म कर दिए. हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो एडजस्टमेंट आपको समझा दी है. पहला आएगा ट्रेडिंग या P&L में और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस.
तो प्रीपेड पहले से पे कर दिए हैं, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि ये इस साल के एक्सपेंस नहीं है और हमने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस पहले ही पे कर दिए, तो इस साल के रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे हम, लेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, माइनस, और सेम वही है कि सैलरी ली है, सैलरी अगर प्रीपेड है तो उसको लेस कर देंगे, और ये हमारी एसेट बन जाती है क्योंकि अभी हमने सर्विसेज नहीं ली है और हमने पहले से उनका खर्चा पे कर दिया है, तो इस वजह से प्रीपेड हमारे माइनस होते हैं और बैलेंस शीट में ये एसेट काउंट होती है। तो ये दो इफेक्ट आपको पता चल गए, एक है आउटस्टैंडिंग का प्लस करना है और लाइबिलिटीज होती हैं सॉरी, और दूसरा है ये प्रीपेड एक्सपेंस का कि माइनस करना है, और मतलब जिस हेड के हैं, जैसे सैलरी के हैं तो सैलरी में से माइनस हो जाएंगे, वेजेस के हैं तो वेजेस में से माइनस हो जाएंगे, रेंट के हैं तो रेंट में से माइनस हो जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट है ये हमारी एसेट होती हैं क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया है। अगर इन्हीं को हम कंटिन्यू करें इनकम में, तो हम इनकम भी ऐसी हो सकती है जिसको हम अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो सेम ही लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, ऐड। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे अगर लिखा है रेंट रिसीव्ड बाय रेंट रिसीव्ड, तो मैंने यहाँ पे अक्रूड इनकम को क्या कर दिया या रेंट को क्या कर दिया, ऐड। तो नेट अमाउंट आपने टोटल करके बाहर डालनी है, ठीक है। तो ये हमने क्या कि हमने इनकम अर्न कर लिया बट येट नॉट रिसीव, अभी अभी हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन आपने सर्विसेज तो दी, इस वजह से आपकी ये एसेट में आती है। तो बैलेंस शीट में इसका दूसरा इफेक्ट यह हुआ कि ये आपकी कहाँ पे आएगी, एसेट साइड पे आएगी। कहाँ आएगी, एसेट साइड पे। तो आई बात समझ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते प्लस हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम ये भी प्लस होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट साइड पे प्लस होंगे, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड पे प्लस होगी, बट इफेक्ट बैलेंस शीट में रिवर्स हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी पे करने इस वजह से लायबिलिटी में कंसीडर होते हैं, और इनकम अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं करी इस वजह से उसको एसेट में कवर करते हैं, ठीक है। तो आते हैं प्रीपेड, तो पेड इन एडवांस एक्सपेंस है, तो इसी तरह ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो मतलब अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है क्या है सॉरी अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये है कि आपने अभी सर्विसेज दी नहीं है लेकिन आपने उसकी इनकम पहले से रिसीव कर ली है। मतलब जैसे हम किसी कस्टमर से एडवांस ले लेते हैं लेकिन हम उसको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो ये उसी तरह हो गया अनअर्न्ड इनकम। तो इसका इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। तो ये कहने का मतलब अभी सर्विसेज नहीं दी है तो इसकी इनकम क्या होगी, लेस होगी, या एडवांस इनकम क्या होगी, लेस। जैसे हमने प्रीपेड या एडवांस पेमेंट जो भी थी रेंट की वो लेस करी, उसी तरह इनकम भी क्या होती है, माइनस। क्या होती है, माइनस। बाय साइड पे रेंट रिसीव लिखा तो अनअर्न्ड रेंट या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेस हो जाएगा आपका। और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में, क्योंकि अभी आपने सर्विसेज नहीं दी हैं, अभी पेंडिंग है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, लायबिलिटीज। तो इफेक्ट समझ आ गया आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम दोनों ही P&L में प्लस होती हैं, एक डेबिट साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पे होती है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में ये एसेट कंसीडर होती है। एसेट मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट कंसीडर होती है। प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या पेड इन एडवांस एक्सपेंस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दोनों के दोनों आपके P&L में लेस होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो एसेट होते हैं और लायबिलिटीज और सॉरी अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटीज होती है। तो देखा जाए तो P&L में दोनों प्लस है, तो बैलेंस शीट में अगर एक लायबिलिटी है दूसरी एसेट बन जाती है। P&L में अगर दोनों माइनस है तो एक आपकी एसेट है दूसरी आपकी लायबिलिटीज बन जाती है। बस आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ये वाले एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस इन अ ट्रायल बैलेंस। ये अगर आपको ट्रायल बैलेंस में, ये पहले वाले थे आपके एडजस्टमेंट में, ये कहाँ थे, एडजस्टमेंट में, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो इनका सिंगल इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सिंगल इफेक्ट। और वह कहाँ पे पड़ेगा, बैलेंस शीट में। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड इन अ ट्रायल बैलेंस देन ओनली सिंगल इफेक्ट इन अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देख लो, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी रहेगी, जो एसेट है वो एसेट रहेगी। मतलब सिर्फ आपने एक जगह पे ही डालना है, ठीक है। इसी तरह इनकम का भी वैसे ही है, इफ अक्रूड इनकम और अर्न्ड इनकम इन अ ट्रायल बैलेंस देन ओनली सिंगल इफेक्ट। तो बैलेंस शीट में देख लो, आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट है तो एसेट में डाल देंगे, मतलब P&L में नहीं, उसको ऐड नहीं करेंगे। और प्रीपेड सॉरी अनअर्न्ड इनकम है तो उसको लायबिलिटी साइड पे डाल देंगे।
और उसको P&L में लेस नहीं करेंगे। ये कब करना है? जब ट्रायल बैलेंस में गिवन हो। जो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन हो? ट्रायल बैलेंस में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो एवरी एडजस्टमेंट हैव अ 2 इफेक्ट्स, तो हमें हर एडजस्टमेंट्स की 2 इफेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ना एक प्रैक्टिकल करके भी समझाया आपको। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको मैंने डेबिट क्रेडिट रेंट दिया 5000 का, इंश्योरेंस है 4800 की, और ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दे दी है, और ट्रायल बैलेंस में आपको प्रीपेड सैलरी दे दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में भी बताया कि इसके साथ ही है ये आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 800 का, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी 1000 की। तो हम P&L अकाउंट बना रहे हैं, और साथ में क्योंकि हमें पता है कि ये सारे एक्सपेंस P&L में आते हैं और वेजेस आती है, लेकिन वेजेस का क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया। तो P&L और बैलेंस शीट बनाई। सबसे पहले मैंने जो सिंपल है एक्सपेंस वो डाले, देखो 2 रेंट 2 इंश्योरेंस डाल दिया। फिर चेक किया कि आउटस्टैंडिंग रेंट अंदर है या बाहर है, अंदर का मतलब ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में तो यहाँ इसका मतलब 2 इफेक्ट आएंगे, एक आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ से उठाया ऐड कर दिया, 5800 बाहर डाला, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट होंगे, तो ये हमें पता है आउटस्टैंडिंग जो होती है हमारी लायबिलिटीज होती हैं, तो ये मैंने लायबिलिटी साइड पे भी 800 पुट कर दिया, ठीक है। इंश्योरेंस 4800 का है, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में तो 1000 लेस कर दिया, 3800 P&L में आ गया। और क्योंकि ये इसके भी 2 इफेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, यहाँ पे प्रीपेड क्या होती है हमारी एसेट्स होती हैं, तो ये देखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज़ का। याद रखना जो 1000 मतलब प्रीपेड है वही डालने हैं, बच्चे टोटल अमाउंट डाल देते हैं 3800, वो नहीं डालनी, आपने सिर्फ प्रीपेड की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करनी है। उसके बाद आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रीपेड सैलरी जो है वो ट्रायल बैलेंस में, मतलब सिंगल इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग वर्ड है और एक्सपेंस है, इसका मतलब आपका ये कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड पे, तो ये डाल दिया मैंने लायबिलिटी साइड पे। और प्रीपेड सैलरी जो है आपकी वो आएगी आपकी एसेट साइड पे, क्योंकि प्रीपेड हमारी एसेट्स होती है और सिंगल इफेक्ट के साथ है, तो ये आएगी बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बस ये आपने याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होते हैं और लायबिलिटी साइड पे होते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं और एसेट साइड पे होते हैं। अब आते हैं अक्रूड इनकम की एग्जांपल के ऊपर। इन अ ट्रायल बैलेंस रेंट रिसीव है 2000, कमीशन रिसीव 5000, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, जो कि मैंने ट्रायल बैलेंस में लिखा, और एडजस्टमेंट में 2 पार्ट लिखे। अक्रूड रेंट है 500, एडवांस इनकम है आपकी 1000। तो पहले हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें मैंने सिंपल एडजस्टमेंट लिख दी, रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे है? बाहर लिखी है, तो इसका मतलब 2 इफेक्ट होने वाले हैं, इसके भी 2 इफेक्ट है और इसके भी 2 इफेक्ट होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अक्रूड इनकम 500 ऐड किया, टोटल अमाउंट 2500, और हमें पता है अक्रूड इनकम क्या होती है? आपकी एसेट्स होती है। तो ये देखो अक्रूड रेंट मैंने 500 की यहाँ पे एसेट डाल दिया। उसके बाद कमीशन रिसीव डाली इनकम साइड पे, और हमें पता है कि एडवांस कमीशन हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, इसके भी 2 इफेक्ट हैं। तो ये रिसीट एडवांस में रिसीव हुई है, तो एडवांस वाला हमें पता है कि टॉपिक क्या है कि लेस होता है, तो मैंने लेस कर दिया, 4000 अमाउंट आपकी P&L में आ गई। और एडवांस जो होती है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, तो हमने एडवांस कमीशन रिसीव 1000 आपकी लायबिलिटीज़ में डाल दी, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस जो है लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो एक सिंगल इफेक्ट, तो एडवांस का क्या होता है? लायबिलिटीज़, तो वो लायबिलिटी साइड में डाल दी। तो इस प्रैक्टिकल की हेल्प से आपको सारा इन्फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए कि क्या करना है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब क्या इफेक्ट होगा, और एडजस्टमेंट में अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड गिवन है तब क्या इफेक्ट होगा। तो ये आपके एक्सपेंस और इनकम के इफेक्ट जो भी आउटस्टैंडिंग है उनको कवर करता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक का है। कल हम इसके साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट इसके साथ हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और परचेज एडजस्टमेंट की, एडजस्टेड परचेजेस की ट्रीटमेंट करेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मेरा चैनल और पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।